नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चटलाना, जिला यमुनानगर। 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 4, और अध्याय का नाम है भारत के विदेश संबंध। आज इसी अध्याय का भाग 2 लेकर आए हैं हम, और अध्याय के इस भाग में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो हैं भारत चीन संबंध, कि दोनों देशों के बीच कैसे संबंध रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों का भी वर्णन करेंगे, और अंत में भारत की परमाणु नीति के बारे में भी जानेंगे कि भारत की परमाणु नीति शांति की रही है या फिर विनाश की रही है। लेकिन भाग 2 को करने से पहले भाग 1 पर नजर डाल लेना जरूरी है कि भाग 1 में हम क्या कर चुके हैं। भाग 1 में हमने आपको विदेश नीति का अर्थ बताया है, भारत की विदेश नीति भी बताई है, जिसको हम नेहरू की विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी कि जब भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई तो किन किन बातों का ध्यान रखा, और भारत की विदेश नीति की कुछ विशेषताओं पर भी हमने प्रकाश डाला। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी वर्णन किया कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन था और कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। तो चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध, भाग 2। और भाग 2 में सबसे पहले हम करेंगे भारत चीन संबंध, कैसे दोनों देशों के बीच संबंध रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना संबंधों के साथ की। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय तक अच्छे संबंध भी रहे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया गया। वास्तव में पंडित नेहरू के दिल में चीन के प्रति गहरे भाव थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चीनी सरकार की मदद भी की थी। 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक देश था। हालांकि नेहरू के कुछ सहयोगियों, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को शक था कि आगामी दिनों में चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन नेहरू को भारत पर चीन के आक्रमण की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं लगती थी। 29 अप्रैल 1954 में दोनों देशों के बीच पंचशील का समझौता भी हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में अगला कदम था। इसके अलावा उस समय भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा भी करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ भी जुटती थी। लेकिन फिर भी दोनों देशों के संबंधों में कई बातों को लेकर खटास थी। वो खटास किन किन बातों को लेकर थी, जैसे सीमा विवाद। जो सबसे ज्यादा खटास थी वो थी सीमा को लेकर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं द्वारा एक बैठक में समझौता करके तय किया गया था। क्योंकि यह रेखा उस समय भारत के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अभी आपको ये पता लग गया होगा कि मैकमोहन लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रेखा को निर्धारित करने में उस समय के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन, ये उनका एक बड़ा रेयर चित्र आपके सामने उपस्थित है। ये आप देख रहे हैं चित्र में अपने स्क्रीन पर जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। माउस के जरिए आप देख रहे हैं जहां जहां माउस है और जहां जहां पीली लाइन है
ये मैकमोहन लाइन है। अक्साई चीन को अब चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पहले ये भारत के अंडर था। इस प्रकार थोड़ी सी जो सीमा रेखा हमारी मिलती है वो सिक्किम राज्य के साथ मिलती है और फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ एक पूरी लाइन मिलती है। तो इस तरह से ये भारत और चीन की सीमा रेखा है और इसका जो नाम है वो मैकमोहन लाइन है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा। 1914 में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, 1956 तक चीन उसे ही सीमा रेखा मानता रहा। लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। चीन का कहना था कि दोनों देशों के बीच अंग्रेजी शासनकाल के समय सीमा रेखा को ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया था। भारत चीन सीमा रेखा दोबारा फिर आपकी स्क्रीन पर जहां जहां पीली लाइन है वो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से को चीन में दिखाया गया। तो चीन ने इन दो हिस्सों को अपने में दिखाना शुरू कर दिया। फिर आप देख रहे हैं मानचित्र में अक्साई चीन वाला जो इलाका है, अगर आप देख रहे हैं तो माउस के जरिए आपको दिखाया गया है। ये वाले इलाके को चीन ने अपने क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है उस पूरे के पूरे को भी अपने क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच थोड़ा विवाद बढ़ गया। जब भारत ने इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आने वाले समय में इन नक्शों को ठीक करने का आश्वासन दिया। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टे वह इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाने लगा। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा। इतिहास के जानकारों का मानना रहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। इसके बावजूद 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। अगले वाले आप चित्र में देख रहे हैं कि तिब्बत जो है वो शुरू से ही चीन का हिस्सा कभी नहीं रहा है। माउस के जरिए रेड आप देख रहे हैं, ये तिब्बत एक अलग पठार था। लेकिन 1950 में क्या किया कि चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे अपने में मिला लिया। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा था। ये भी तिब्बत आप देख रहे हैं, ये भारत है और ये नेपाल है। नेपाल के बाद अगर आप ये माउस की देख रहे हैं एरो, तो ये तिब्बत है और चीन एक अलग देश था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। चीनी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर तिब्बत के लोग अपने धर्म गुरु दलाई लामा के साथ भारत पहुंचे। भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना। जब दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत पहुंचे तो भारत सरकार ने उन्हें अपने यहां शरण दे दी। तो उससे क्या विवाद पैदा हुआ, इस पर भी जरा प्रकाश डाल देना जरूरी है कि जब हमने दलाई लामा को शरण दी तो इससे क्या मुश्किल पैदा हुई। दलाई लामा का चित्र आप देख रहे हैं, बौद्ध धर्म के गुरु माने जाते हैं ये। भारत सरकार ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को अपने यहां शरण दे दी। लेकिन चीन ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि भारत पंचशील समझौते को तोड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। 1954 में दोनों देशों के बीच जो पंचशील का समझौता हुआ था उसमें यह बात कही गई थी कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो चीन ने तिब्बत को अपना आंतरिक मामला माना और जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो ये कहा कि वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। इस बात से नाराज होकर 1959 में चीन ने लद्दाख के अक्साई चीन वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि अक्साई चीन पर चीन ने किस बात से नाराज होकर कब्जा किया। ये दोबारा फिर आप देख रहे हैं
कि 1959 में जब हमने दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने ये भारत का जो हिस्सा था अक्साई चीन जिसको हम कहते थे उस पर कब्जा कर लिया। ये दोबारा फिर आपको दिखाया गया है। ये जो आप इधर देख रहे हैं अक्साई चीन, ये वर्तमान समय में चीन के कब्जे में है, काफी बड़ा इलाका है। भारत ने अपने इलाके को फिर से प्राप्त करने के लिए चीन के नेताओं से लंबी बातचीत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत के क्षेत्र को खाली करे, लेकिन फिर भी मामले को सुलझाया नहीं जा सका। इस बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़पें भी हुई। भारत चीन युद्ध 1962। 1959 में जब चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन वाले 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया और लाख कोशिशें करने के बाद भी भारत के इलाके को खाली नहीं किया, तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा और सीमा पर सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी। दोबारा फिर आपको अक्साई चीन वाला इलाका दिखाया गया है जिस पर चीन ने 1959 में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जब उसको खाली करने के लिए कहा गया तो चीन ने साफ मना कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। चीन ने भारत के हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो आज भी चीन के कब्जे में है। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात थी। चीन युद्ध में भारत की हार से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। चीन युद्ध में भारत की हार से नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल में अपना पद छोड़ना पड़ा। रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का चित्र आपकी स्क्रीन पर है। पंडित नेहरू की छवि भी खराब हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भांप सकने के कारण और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की काफी आलोचना हुई। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद हुए कई महत्वपूर्ण उपचुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। देश का राजनीतिक मानस अब बदलने लगा था, एक बड़ा परिवर्तन आने लगा था और वो परिवर्तन क्या हुए थे वो आपको इसी पुस्तक के अध्याय 5 में बताया जाएगा। 1962 में खराब हुए भारत और चीन संबंधों को फिर से सामान्य होने में करीब 10 साल लगे। 1976 में दोनों देशों के बीच फिर से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए कि दोनों देशों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। तो 1976 में दोबारा फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विदेश मंत्री थे, 1979 में चीन के दौरे पर गई। इसके बाद श्री राजीव गांधी भी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गई। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति भी सचेत किया। तब यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था और देश से अलग थलग पड़ गया था। पूर्वोत्तर भारत आप देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, साथ इसमें राज्य आते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो उस समय इस पर भी ध्यान दिया गया कि विकास की दौड़ में यह इलाका पीछे रह गया था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके के विकास की कोशिशें शुरू की गई। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के चुनाव का अधिकार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है
भारत पाक संबंध या भारत पाकिस्तान संबंध, दोनों देशों के बीच कैसे संबंध रहे हैं इसका भी वर्णन करना जरूरी है। पाकिस्तान की स्थापना 1947 में भारत विभाजन के कारण हुई थी, ये आप पहले अध्याय में जान चुके हैं। बंटवारे के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष छिड़ गया। कश्मीर विवाद क्या है, इस पर प्रकाश डालना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना हुआ है या विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी। इस रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहां का राजा हिंदू था जिसका नाम महाराजा हरि सिंह था। उन्होंने अपनी रियासत को दोनों देशों में शामिल करने से इनकार कर दिया था। महाराजा हरि सिंह का चित्र आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर 1947 में कबायली लोगों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कबायली लोगों की सहायता ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और जिसे पाक अधिकृत कश्मीर POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अपने चित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाला पाक अधिकृत कश्मीर, जो डार्क ग्रीन आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और इधर ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं अक्साई चीन, इस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। और हमारे हिस्से में जो आता है वो एक थोड़ा सा इलाका है जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। ये जो आप रेड लाइनें और ग्रीन देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे रखा इलाका है। भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, लेकिन दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है और तब से लेकर आज तक कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। 1965 का भारत पाक युद्ध और ताशकंद समझौता। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की बुरी तरह हार से पाकिस्तान को लगने लगा कि वह भी भारत को हरा देगा। इसलिए अप्रैल 1965 में उसने भारत के गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोल दिया। हालांकि ये एक बिल्कुल मरुस्थल इलाका है। कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोल दिया अप्रैल 1965 में। इस आक्रमण का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने 1965 के अगस्त सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री छोटे से कद के व्यक्ति थे, लेकिन इरादे बुलंद थी। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई और भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की हस्तक्षेप से दोनों देशों के बीच युद्ध बंद हो गया। दोनों देशों के बीच युद्ध तो बंद हो गया था, लेकिन तनाव अभी जारी था। अतः दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की। सोवियत संघ की इस मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री
और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ताशकंद में मिले। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता या ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ताशकंद कहां है। कई बार हम कह तो देते हैं कि ताशकंद समझौता हुआ, लेकिन बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि ताशकंद किस जगह पर है, तो ये भी जान लेते हैं। ताशकंद वास्तव में उज्बेकिस्तान में है। तो ये आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, और उसमें इस जगह पर जहां पर आप माउस देख रहे हैं ताशकंद है। बड़े नक्शे में आपको दिखाते हैं। ये पूरा आप नक्शा देख रहे हैं एशिया का, तो ये भारत है, भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से आगे ये अगर आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये उज्बेकिस्तान है। तो यहां पर वो जगह है ताशकंद। ताशकंद में वो समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौते में कई बातें कही गई थी। पहली थी कि दोनों देश अपने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले वाली स्थिति पर ले जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करेंगे। एक महत्वपूर्ण शर्त थी, दोनों देश एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने तो कुछ जीता ही नहीं था, जबकि भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी और भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसलिए ये समझौता जो था वो भारत के लिए हानिकारक था। दोनों देश एक दूसरे के प्रति दुष्प्रचार नहीं करेंगे। और अंतिम शर्त थी, दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को फिर से स्थापित करेंगे। जिस दिन यह समझौता हुआ उसी रात हृदय गति रुक जाने के कारण शास्त्री जी का निधन हो गया। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। 1971 का भारत पाक युद्ध या फिर बांग्लादेश युद्ध। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को 2 भाग मिले थे, जिनमें से एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। अध्याय 1 में आप इन चीजों को ध्यान से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान आपकी स्क्रीन पर मानचित्र दिखाया गया है। ये जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान क्यों 2 हिस्से दिए गए थे, ये अध्याय 1 में विस्तार से बताया जा चुका है। और ये पूर्वी पाकिस्तान था जिसको वर्तमान समय में बांग्लादेश कहते हैं। क्योंकि सत्ता पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में थी, इसलिए वे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे। इस व्यवहार से दुखी होकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने लिए एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान के सैनिकों ने बंगालियों पर अनेक अत्याचार किए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगालियों पर किए गए अत्याचार, किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किए और किस तरह से उनको मारा। इन अत्याचारों से डरकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे, और जब उन पर अत्याचार बढ़े तो वो डरकर भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे। बांग्लादेशी शरणार्थियों की भारत में शरण लेने से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कई महीनों के तनाव के बाद दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना की मदद से पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्यवाही की। पूर्वी पाकिस्तान के स्थानीय लोगों का समर्थन मिलने से भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने
ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। मजबूर होकर पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया जो बांग्लादेश में लड़ने के लिए गए हुए थे। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई और उसका एक भाग उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। तो ये आप बांग्लादेश का चित्र देख रहे हैं। तो ये एक अलग देश 1972 में बन गया। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के उदय के साथ ही भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध में पैदा हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए जून 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिले। दोनों के चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में निम्नलिखित बातें कही गई थी। क्या क्या किन बातों को लेकर यह समझौता हुआ था? उसमें पहला है, दोनों देश एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की धमकी नहीं देंगे। दोनों देश अपने झगड़ों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे और किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई थी शिमला समझौते में जो 1972 में हुआ था। दोनों देश अपने झगड़ों को आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे और किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेंगे। चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी, दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले वाली स्थिति पर ले जाएंगे। और पांचवा था, पाकिस्तान बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करेगा, यानी कि पाकिस्तान ये मानेगा कि आज से बांग्लादेश उसका हिस्सा नहीं रहा है बल्कि एक अलग देश बन गया है, तथा भारत पाकिस्तान के 93,000 बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा करेगा। 1971 के युद्ध में हुई जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। इसलिए 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। और नेक्स्ट हमारे पास अंत में आता है भारत की परमाणु नीति। हमारी कैसी परमाणु नीति रही है, हम क्या करना चाहते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंडित नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। इसलिए उनकी औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। लेकिन उनका मानना था कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विनाश के कार्यों में न करके विकास के कार्यों में करना चाहिए। नेहरू का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग या परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाश के कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विकास के कार्यों में किया जाना चाहिए। इसलिए नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर भी पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए जोर डाला था कि वो भी अपने परमाणु हथियारों को खत्म करें। अतः हम कह सकते हैं कि भारत शुरू से ही निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। लेकिन 1962 में चीन से युद्ध में हार, 1964 में चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करना और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने भारत को अपनी परमाणु नीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। देश के नेताओं ने यह महसूस किया कि भारत को भी परमाणु हथियार संपन्न देश बनाना चाहिए ताकि दूसरे देशों द्वारा आक्रमण करने की स्थिति में उचित जवाब दिया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण आप जगह देख रहे हैं, राजस्थान में है और बॉर्डर के नजदीक है। आगे और चित्र हैं, उनमें आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। ये जैसलमेर है और जैसलमेर जिले में ही पोखरण आता है। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक
शहर का नाम है। तो ये राजस्थान का नक्शा है और ये जो है वो जैसलमेर का जिला है और इस जैसलमेर में यहां पर पोखरण है जहां पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने इस परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। ये भी एक महत्वपूर्ण डेट है, तिथि है जिसको याद रखना जरूरी है। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। उस समय की चित्र है जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे तो उनके शासनकाल में ये परमाणु परीक्षण किया गया था। इस बार भारत के इस काम की पूरे विश्व में कड़ी आलोचना हुई। तब भारत ने यह घोषणा की थी कि उसका यह परमाणु परीक्षण देश की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। तो भारत ने अपनी वचनबद्धता दोहराई थी कि हमने जो परमाणु परीक्षण किया है वो वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए किया है, दूसरे देशों को डराने के लिए नहीं किया। वास्तव में भारत शुरू से ही व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है। इसलिए भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर आज तक हस्ताक्षर नहीं किए। भारत का मानना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है। तो जो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि जिसको भारत भेदभावपूर्ण मानता है वो किस बात को लेकर भेदभावपूर्ण है? क्योंकि यह संधि उन देशों को तो परमाणु हथियार बनाने और परमाणु परीक्षण करने की अनुमति देती है जिन्होंने 1968 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या परमाणु परीक्षण कर लिए थे, लेकिन बाकी देशों को ऐसा करने से रोकती है। इसलिए भारत का कहना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है। दुनिया के सभी देशों को अपने परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत की परमाणु नीति शांति की नीति है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।